गिर बढ़िया थी, उच्च पूरे थे, पर्सनैलिटी बढ़िया थी। वो सोच में ये पढ़ रहे थे कि यार हमारी इतनी बढ़िया पर्सनैलिटी होने के बाद हमारे तक कोई लड़कियां देखती क्यों नहीं, हमको चाहती क्यों नहीं। फिर उनको पता चला कि हम काले हैं इसलिए लोग नहीं, लड़कियां नहीं चाहती। वो मेरे पास मुझे फोन करे। पहले तो मैं ये सोचा यार काले के बाद में गोरे होने के लिए क्या करें। बोले किसी भगवान की तपस्या की जाए और उनसे वरदान मांग लिया जाए। उन्होंने मुझे फोन किया, बोले विनोद सोनी जी हम भगवान की तपस्या करना चाहते हैं और गोरे काले से गोरे होना चाहते हैं, हम आ रहे हैं। मैंने कहा आ जाओ। वो मेरे यहाँ है। मैं उनको लेकर भगवान शिव जी के मंदिर में गया, क्योंकि भगवान शिव जी से कोई बोले भगवान ही नहीं है, जल्दी वरदान दे देते। मैं उन दोनों को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर में गया। वो दोनों तपस्या करने लगे, मैं भी बैठ गया तपस्या करते हुए। देखिए बोले भगवान है प्रसन्न प्रसन्न। उन्होंने पहले अफ्रीकन से पूछा, बोल क्या मांगता है। बोले भगवान मुझे गोरा कर दो। भगवान बोले तथास्तु। वो गोरा हो गया, बड़ा खुश हो गया, नाचने लगा। दूसरे से पूछे, बोले तू भी मांग ले। बोले भगवान मुझे भी गोरा कर दो। भगवान बोले तथास्तु। वो भी गोरा हो गया। दोनों गले मिलकर नाचने लगे, हंसने लगे, गाने लगे। अब भगवान मेरे पास आए, बोले तू भी मांग ले। अपन भारतीय, अपन किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं करते। अपन ने क्या किया, अपन भगवान से कहा इन दोनों को वापस काला कर दे। भगवान बोले तथास्तु। तो फिर से काले हो गए। तो ऐसे हमारे मनोज मद्रासी आपके बीच में जोरदार तालियों के साथ बुला रहा हूँ। मनोज मद्रासी आए और अपनी बात सुना। क्या स्वाति जी, उसने डॉक्टर से कहा, बोले सर मुझे हंसी नहीं आती। तो डॉक्टर ने उसे 3 दिन की दवाई लिख कर दी, बोले आपको हंसी आ जाएंगी। वो 3 दिन बाद बोले आके बताना। वो वापस गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने पूछा, बोले हंसी आई क्या। बोले नहीं आई। डॉक्टर ने कहा, बोले महंगी दवाई लिख कर दूं क्या। बोले लिख कर दो। उसने महंगी दवाई लिख कर दी डॉक्टर ने। वो फिर 3 दिन बाद वापस आया, बोले हंसी नहीं आई। डॉक्टर साहब मुझे हंसी नहीं आई। तो डॉक्टर ने कहा, बोले एक काम करो, बोले हम बिलासपुर में अच्छी सर्कस आई है, आप उस सर्कस में जाओ। वहाँ सर्कस में जो जोकर है वो बहुत हंसाता है, मुझे वो गारंटी है आपको वहाँ हंसी आ जाएंगी। उस व्यक्ति ने कहा, बोले सर मुझे हंसी नहीं आएंगी। डॉक्टर ने बोले क्यों। बोले उस सर्कस का जोकर ही मैं हूँ जो दूसरों को हंसाता है। एक दिन मैं आपको सच्ची घटना बताता हूँ। मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, बोले बम्बई आपको शूटिंग के लिए जाना है सब टीवी के, आप एक काम करो, ट्रेन का बहुत लंबा रास्ता है, आप फ्लाइट से चले जाओ। मैंने पत्नी से कहा, मतलब हवाई यात्रा का कोई भरोसा नहीं है, हमारे देश के अच्छे खासे 5-6 मुख्यमंत्री हवाई यात्रा में शहीद हो गए। तो पत्नी मुझसे कह रही थी, बोले ऐसा है अगर ऐसा कुछ हो भी जाएगा तो सबसे पहले आपको ढूंढा जाएगा। मैंने कहा क्यों। बोले हवाई दुर्घटना के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ब्लैक बॉक्स। मैं इस मंच का ब्लैक बॉक्स हूँ, जितनी जानकारियां मेरे पास है मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। और आइए आनंद ले। रमेश कक्षा में देरी से आया, होमवर्क भी करके नहीं लाया, आते ही सो गया। अध्यापक बोले बेटा क्या हो गया, इस कदर कक्षा में देरी से आओगे भविष्य में कुछ भी नहीं बन पाओगे। तो रमेश बोला सर सुनो जन की करो मन की, ऐसे हमारे बुजुर्ग बतलाते थे। अमेरिका में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा तो वही लोग बचे जो देरी से ऑफिस आते थे। मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ, मैं जानता हूँ मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। मुझसे आदरणीय दयाशंकर मोहन जी कह रहे थे, बोले तो आप हिंदी कैसे बोल लेते हो, हिंदी में आपका योगदान चाहिए। अब वो दोनों तेलुगु बोलते, उनको हिंदी आती नहीं, उन्होंने मुझे सामने किया, उनसे कहा बोले इसको लेके जाइए। हिंदी का विस्तार होना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि पिताजी अपने बेटे को आदर्श बालक होने के गुण सिखला रहे थे। हालांकि शब्द से सभी को डर लगता है कि पिताजी अपने बेटे को आदर्श बालक होने के गुण सिखला रहे थे। अपनी छोटी उम्र में कौन कौन क्या क्या कर गया यह बतला रहे थे। पिताजी ने कहा बेटा तेरी उम्र में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी लिख डाली, तेरी उम्र में सम्राट अकबर ने राजगद्दी संभाली और तेरी उम्र में शिवाजी महाराज ने तोरणगढ़ किला जीता और दुश्मनों की ओर बढ़ गए थे। लड़का बोला पिताजी रहने दो, भगत सिंह आपके उम्र के थे तो फांसी पे चढ़ गए थे। भगत सिंह आपके उम्र के थे तो फांसी पे चढ़ गए थे कि यूं ही घूम रहा था अकेले में इलाहाबाद के कुंभ मेले में। यूं ही घूम रहा था अकेले में इलाहाबाद के कुंभ मेले में। एक साधु बाबा मेरे पास आए और मुझसे बोले बेटा मनोज तू उदास है, मुझे है पता, कोई समस्या हो तो बता। मैंने कहा बाबा ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे पति पत्नी में ना झगड़ा हो ना टंटा। बाबा बोले बेवकूफ, यह सब मालूम होता तो मैं साधु क्यों बनता।
बाबा बोले यह सब मालूम होता तो मैं साधु क्यों बनता? क्या वह अनुभव मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं पहली बार शिरडी साईं बाबा के चरणों में गया था। मैंने बाबा के चरणों में 10 रुपए का नारियल और 10 रुपए का फूलों का हार चढ़ाया और अपना मांग पत्र साईं बाबा के आगे बढ़ाया। मैंने कहा बाबा मुझे नौकरी लगा, मैंने कहा बाबा मुझे नौकरी पे लगा दीजिए, मेरी लॉटरी लगा दीजिए, मेरे लिए प्यारा सा बंगला बना दीजिए और एक सुंदर सी लुगाई। तो बाबा के मूर्ति में से आवाज आई, बोले इतना ज्यादा मांगने वालों का मुझे बहुत गुस्सा आता है। बोले मद्रासी तू 20 रुपए के रिचार्ज में पूरी एयरटेल कंपनी खरीदना चाहता है? वाह 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 वाह। आपकी तालियां उतनी ही कमजोर हो गई जितने अन्नान केजरीवाल के संबंध से निकल के आती है। संजीव जी सुनना कि 8-10 बैल मिलकर अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। 8-10 बैल मिलकर अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। यह दृश्य देखकर नन्हे नन्हे बछड़े ललचा रहे थे। थोड़ी देर पश्चात मुझे पता चली यह बात तो मैंने एक बैल से पूछा क्यों रे सारे के सारे पोस्टर खा लिए बछड़ों को नहीं दिए? तो बैल गुस्से से बोला उस पर तो लिखा था केवल वयस्कों के लिए। बोला उस पर तो लिखा था केवल वयस्कों के लिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद ले कि दारूबंदी पर मंत्री जी का भाषण। हमारे देश में जो विसंगतियां है मंत्री जी का भाषण के बाद कुछ कार्यकर्ता मंत्री जी के पास आए और बोले सर आपने दारूबंदी पे अच्छा भाषण दिया है, जनता का दिल जीत लिया है। सर आपने दारूबंदी पे अच्छा भाषण दिया है, जनता का दिल जीत लिया है। तो मंत्री जी पीए से बोले देखा मैं जनता की नस टटोल लेता हूँ, सच बात तो ये है पीकर भी अच्छा बोल लेता हूँ। सच बात तो ये है पीकर भी अच्छा बोल लेता हूँ। हंसी अपने आसपास होती है उसे कलेक्ट करने का तरीका चाहिए। एक मास्टर ने बच्चे से पूछा, बोले बेटा बताओ चाय पीना आदमी के लिए फायदेमंद है कि नुकसानमंद? विद्यार्थी बोला सर महंगाई के दौर में अगर कोई चाय पिलाए तो फायदेमंद, अगर पिलाना पड़े तो नुकसानमंद। मास्टर ने दूसरा प्रश्न पूछा, बोले बेटा मैंने तुम्हें 20 अंडे दिए और बेटा सुरेश तुम्हें 20 अंडे दिए, बेटा रमेश तुम्हें 30 अंडे दिए, कुल मिलाकर कितने अंडे हुए? दोनों खड़े होकर बोले सर आप कुछ भी बकते, हम शर्त लगाते आप इतने सारे अंडे दे ही नहीं सकते। तीसरा लड़का ऊपर देख रहा था। मास्टर जी ने कहा बेटा मैं क्लास में इतने मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, तू ऊपर क्या देख रहा है? बोले सर पंखा बंद है। अच्छा बोले बेटा ये बता ये जो पंखा है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? अब बच्चा बिलासपुर का बोले सर अगर पंखा उषा का है तो स्त्रीलिंग है और खेतान का है तो पुल्लिंग है। तालियां आपकी अपनी है, तालियां मन इसी बात पर हंसी। भगवान आपको जीवन में बहुत हंसाए मगर 2 लोगों की से न्यायाधीश ने कहा, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से न्यायाधीश ने कहा अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला जज साहब मेरे बदले आप लटक जाइए। हंसी को कलेक्ट करने का तरीका चाहिए। अभी 2 दिन पहले होली का अच्छा त्योहार मनाया गया। मेरा एक दोस्त डॉक्टर है सौती जी, एक वकील है, हम तीनों साथ में बैठे थे। तो मेरे डॉक्टर दोस्त ने वकील दोस्त से कहा, बोले यार हम डॉक्टर है, सफेद कोट पहनते कितने अच्छे दिखते, तुम वकील लोग काले कोट क्यों पहनते? मेरा वकील दोस्त नाराज हो गया, बोले हम काले कोट थोड़ी पहनते, बोले हमारे कोट भी पहले सफेद थे तो हमारे कारनामे देख के तो बोले हमारे कारनामे देख के कोट काले हो गए। मैं एक दोस्त के घर गया, उसका बच्चा आया पानी लेके, बोले अंकल नमस्ते। मैंने कहा बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। बोले अंकल पानी पियो। मैंने कहा बेटा तेरा नाम क्या है? बोले अंकुश। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं पानी पी रहा था, एक बच्ची आई, बोले अंकल नमस्ते। मैंने दोस्त से कहा ये कौन है? बोले मेरी छोटी बेटी प्रगति। मैंने दोस्त से कहा यार गजब कर रहा है, तू पहला आदमी है जो अंकुश के बाद प्रगति कर रहा है। तो फिर से बड़ा टीका लगा के आई। मैंने कहा मैडम भैया ठीक हो गए? बोले नहीं वो तो डिफरेंट से नहीं था, मेरे सिर्फ इतना था कि आपके चेहरे पे इस दिवस के दिन में अच्छे काम कभी व्यर्थ नहीं जाते। मैं 4 सार्थक पंक्तियां पढ़ता हूँ क्या
फल वितरण के दौरान डॉक्टर ने कहा मरीज की तबीयत सुधरने की बजाय बिगड़ रही है। कहीं कार्बाइड से पके फल तो नहीं खिला रहे आप? वे बोले कमाल है, मैं अपना 50वां जन्मदिन मना के झोपड़ी में मिलते ही बोला यार तू आ कभी, नजदीक ही मेरा बंगला है, गाड़ी है, नौकर 6 वर्ष लगता है। यानी कि सरकार इस देश की जनता को 1 अप्रैल से मुफ्त बनाना चालू कर देती है, इसलिए हम लोग 1 अप्रैल को मुफ्त दिवस मनाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जहाँ हम व्यंग्य की बात करते हैं ऐसी बात होती है। अब होली का माहौल है, होली के माहौल पे हमने देखा पुलिस वालों की गाड़ियां शहर में घूमती हैं और बार बार सभी से निवेदन करती हैं कृपया होली शांति के साथ मनाएं, शांति के साथ मनाएं, शांति के साथ मनाएं। हमने भी उनके निर्देश का पालन किया। एक थानेदार मिल गए, हमने बोला भाई साहब सुनिए, हम भी होली शांति के साथ मनाएंगे, वादा करते हैं, लेकिन याद रखिए शांति नहीं मिलेगी तो हम सरले या संजय के घर घुस जाएंगे। और साहब हमने होली बड़ी शांति के साथ मनाई। आज 5 दिन गुजर गए रंग बिरंगी शुभकामनाओं के साथ। एक छोटी सी कविता देना चाहता हूँ कि एक दिन अचानक फिल्मी पत्रिका पढ़ते हुए दिल में एक ख्याल आया। एक दिन अचानक फिल्मी पत्रिका पढ़ते हुए दिल में एक ख्याल आया। हमने फौरन अपनी पत्नी को बुलाया और कहा क्यों शालिनी, मेरी पत्नी का नाम शाली, और कहा क्यों शालिनी, क्या मैं ले आऊं कोई हेमा मालिनी? सुनकर मेरा अजीब सवाल, पत्नी का हुआ बुरा हाल। चाय का प्याला हाथ से छूट गया, गिरकर जमीन पर फूट गया। पत्नी की खोई चेतना वापिस लौट आई। वह आंखें दिखाती हुई चिल्लाई, क्या मैं हो गई हूँ पुरानी, यह जाग रही तुम्हें नई जवानी। याद रखो करना मत बात फिर कभी ऐसी सिर फिरी, वरना होगी बात बुरी। और बंद करो ये कविताओं का दंत फन, कल से कवि सम्मेलन में भी जाना बंद। इसके बाद भी यदि तुम्हें अकल नहीं आई, फिर कभी तुमने दूसरी शादी की बात दोहराई, तो याद रखो दूसरी शादी के आरोप में करा दूंगी तुमको अंदर। फिर तुम हेमा लाओ ना लाओ, मैं लेके आऊंगी धर्मेंद्र। फिर तुम हेमा लाओ ना लाओ, मैं लेके आऊंगी धर्मेंद्र। उन दिनों हम कॉलेज में पढ़ते थे, उन दिनों हम कॉलेज में पढ़ते थे, जवानी की दहलीज पर सुनहरे सपने गढ़ते थे। आने जाने वाली सुंदरियों को देख शब्दों के तीर फेंका करते। एक सुंदरी को देखकर हम प्यार की गागर भरने लगे और कुछ नहीं कर पाए, इसलिए कविता करने लगे। एक दिन कॉलेज के समारोह में जब हमने अपनी कविता सुनाई, वह सुंदरी कविता सुनकर हमारे पास आई और बोली, क्या पागल दीवाने से दिखते हो यार, क्या कविता लिखते हो। रोज हमसे मिलने आने लगी, मन ही मन हमको भाने लगी और हम उससे जतला पाते अपना प्यार। अचानक कुछ दिनों के लिए जाना पड़ा बाहर। बाहर से लौटकर जर्सी में आया, युवती को अपने इंतजार में खड़े हुए पाया। मैंने उसे देखने के लिए आंख उठाई, वह हमें देखकर मुस्काई और लपक कर हमारी तरफ भागी। हम समझे बेटा किस्मत अपनी जागी, पार होगी आज हमारे प्यार की नैया। वो झट पास आकर के बोली, इतने दिनों से कहाँ गए थे भैया, इतने दिनों से कहाँ गए थे भैया, इतने दिनों से कहाँ गए थे भैया। केसरी हरे के बीच जबरन घुस जाता है, फिर एक हम केसरी रंग की उड़ते हैं, तब ये सफेद कोच खादी धारी बनकर आते फोटो के भिखारी। और हमें कम पड़ेगा तो होस्ट बन जाना। वापस लेके चलेगा वो। ठीक है? हाँ, सबसे बड़ी मूर्ख मैं ही हूँ। सब मेरे को फूल पकड़ा दिया सब। मैं खाऊंगी ये बना बना के। नहीं बना के हम लोग करके आपको सुनाते हैं। तो आइए एक 2-4 छोटी-छोटी बातें सुनाता हूँ। मैं धीरे-धीरे ऐसे हास्य के साथ-साथ व्यंग भी आना चाहता हूँ। हमारे मेरे पास व्यंग भी बहुत है, आपके बीच में आया हूँ तो कुछ व्यंग भी सुनाऊंगा। धीरे-धीरे आना चाहता हूँ क्योंकि हमारा देश है समस्या प्रधान देश है, समस्या प्रधान देश है। और अभी समस्या मेरे पानी की है। हमारे देश में बड़ी-बड़ी समस्या है, छोटी-छोटी समस्या है, आंतरिक समस्या है, बाह्य समस्या है। सब समस्या का समाधान है, लेकिन हमारे देश के नेता चाहते नहीं। अगर उनके पास नहीं तो मेरे पास आ जाओ, मैं देता हूँ। क्योंकि सुबह-सुबह एक महिला मेरे पास आई, घरेलू समस्या लेकर सुबह-सुबह एक महिला मेरे पास आई, मुझसे बोली, विनोद भाई आपका बेटा अंगूठा चूसता था, आपने उसकी आदत कैसे छुड़वाई?
देखिए महिलाओं की समस्या है, छोटे बच्चे अंगूठा चूसते, वे नमक लगाती, मिर्च लगाती, पट्टी बांधती, कोई आवश्यकता नहीं है। अपना छोटा सा समाधान कि सुबह सुबह एक महिला मेरे पास आई, मुझसे बोली विनोद भाई आपका बेटा अंगूठा चूसता था, आपने उसकी आदत कैसे छुड़वाई? मैंने कहा बहन जी मैंने उसकी चड्डी ढीली से सिलवाई। बोले इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा दोनों हाथों से चड्डी पकड़ेगा तो अंगूठा कौन सा आपका चूसेगा? समस्या बड़ी, समस्या बड़ी, समाधान छोटा। ऐसी समस्या और समाधान को लेकर हम आपके बीच में आते हैं। एक कविता सुनाना चाहता हूँ, आज के 30-35 साल पहले लिखी कविता, जब मैं बहुत खूबसूरत दिखा करता था। नहीं वैसे तो आज भी दिखता हूँ ना, तो तालियां। धन्यवाद। मैं मुझे खूबसूरत बताने के लिए, अगर मेरी पत्नी होती तो मैं बता देता था, देखो इतने लोग तालियां बजा के बताने मैं खूबसूरत हूँ। हाँ तो लेकिन उस वक्त और ज्यादा खूबसूरत दिखा करता था। मेरे सर पे भी काली घनी जुल्फें थी। हमारे भाई साहब जो बैठे बीच में, अरे बिल्कुल कौन से हीरो दिखते हैं पता ही नहीं चल रहा मुझे अभी तक। आप ही पीछे मत देखो, आपको ही कहना चाहता हूँ, आपके सर पे जो काली घनी जुल्फें है, अच्छा आपके सर पे जो काली घनी जुल्फें ओरिजिनल है ना? हाँ चलो उसको प्रणाम करता हूँ। तो ऐसी काली घनी जुल्फें थी मेरे सर पे भी, और उस वक्त लिखी कविता मैंने, आज के 30-35 साल पहले लिखी कविता। कविता का मजा लीजिए, कविता का मजा लीजिए, और उस माध्यम से मैं क्या कहने की कोशिश करता हूँ, बाद में आशीर्वाद आपका, लेकिन कविता का मजा लीजिए कि हमारा पढ़ाई का न कभी जमता था मेल, हमारा पढ़ाई का न कभी जमता था मेल, तभी 9वीं में 3 बार फेल होती अपने आप में ऐड गए, पढ़ाई छोड़ी घर जाके बैठ गए, पढ़ाई छोड़ी घर जाके बैठ गए। जब जिंदगी लगने लगी हमें अपनी खाली, हमने लड़की घुमानी चाहिए सामने वाली। जब आदमी खूबसूरत होता है, स्मार्ट होता है, हाँ जब आदमी खूबसूरत होता है, स्मार्ट होता है, तो यही काम करता है कि जब जिंदगी लगने लगी हमें अपनी खाली, हमने लड़की घुमानी चाहिए सामने वाली। वो भी हमारा मजा ले रही थी, हमें बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं दे रही थी, हम भी मजनू बने हुए थे पक्के। जब देखा न तीर लगे न तुक्के, सोचा ये आइडिया रहेगा बेटर, तुरंत लिख दिया उसे लव लेटर, तुरंत लिख दिया उसे लव लेटर। जब वो पानी भरने आई हमने अपने आप को जमाया, डेरिंग करके उसके हाथ में अपना लेटर थमाया, वो अदा के साथ मुस्कुराई और वहां से हट गई। हमने सोचा बेटे ये तो, अच्छा ये कविता आपने लिखी है? मैं बोलूंगा, हमने सोचा बेटे ये तो पढ़ गई। तब से देखे ख्वाब हमारे, दो बेचारे बिना सहारे, गार्डन में मिले या नदी किनारे, लेकिन तभी ख्वाब टूटा जब बड़ा घाव पर चाटा। पप्पा जी ने उस दिन हमें ईमानदारी से डांटा, बोले 3 बार फेल होकर बन रहे एक्टर, 3 बार फेल होकर बन रहे एक्टर, बर्बाद करने जा रहे लड़की का कैरेक्टर। हमें डांटने का गम नहीं, हमें गुस्सा ही बात पर आया, हमारे प्रेम संदेश को उसने बात तक तो पहुंचाया। तब से हम गुमसुम रहने लगे, दिल के अरमा आंसुओं से बहने लगे। लेकिन एक दिन सिचुएशन बदली, एक दिन एक पत्र डाक से उसके पास आया, एक दिन एक पत्र डाक से उसके पास आया, मेरी तरफ लाके उसने मेरी ओर बढ़ाया और बोली विनोद जी ये किसका है, कहां से आया मुझे बताओ, कोई खास खबर हो तो पढ़कर सुनाओ, कोई खास खबर हो तो पढ़कर सुनाओ। मैंने अचंभित होकर पूछा आपको पढ़ना नहीं आता? वो बोली मुझे पढ़ना आता तो आपके पास क्यों आती, और उस दिन आपका दिया हुआ पत्र आपके बाप से क्यों पढ़वाती। सब समस्या में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। तालियों से